बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के तीसरे यूनिट एमिली डिकिंसन की पोएम ए बर्ड केम डाउन द वॉक की पैराफ्रेजिंग करेंगे। पैराफ्रेजिंग, कन्वर्टिंग पोइट्री इनटू प्रोज। पैराफ्रेजिंग क्या चीज़ है जी कि शायरी को नसर में तब्दील कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 कॉलम्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये उसकी राइम स्कीम है जो मैं साथ में डिस्कस करूँगा, और इधर पैराफ्रेज्ड टेक्स्ट है कि अगर इसको हम नसर की सूरत में सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखें तो क्या होगा। और पैराफ्रेज टेक्स्ट जो है ये ज़रूरी है सीखना हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम जब स्टैंजा का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम पैराफ्रेज टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। तो करना आना चाहिए, कम से कम इतना पता ज़रूर चल जाए कि लिखा क्या हुआ है, करते कैसे। तो पोएम में पहला स्टैंजा है, ये 4-4 लाइन के 5 स्टैंजाज हैं इस पोएम के। और राइम स्कीम पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा ये है कि आखिरी लफ्ज़ों की राइम को हम ए बी सी डी ई एफ इस तरह के ABC के लेटर से, अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। वॉक के साथ आवाज़ मैच नहीं किसी भी की भी कर रही तो ये ए है। सॉ, वॉक और सॉ फ़र्क में है तो ये दूसरा बी होगा, और फिर हाव्स ये फिर फ़र्क में है तो सी होगा। और फोर्थ लाइन में रॉ है जो सा के साथ मैच करता है, तो जो सा वाली लाइन थी बी वही चौथी लाइन होगी। तो एक स्टैंजा का जो राइम स्कीम बनती है, अच्छी पोइट्री की निशानी यही होती है कि पूरी पोएम के अंदर यही राइम स्कीम होगी, ए बी सी बी, सारी नज़म में ऐसे होगा। तो अब नज़म का टेक्स्ट पढ़ते हैं। ये टाइटल है, टाइटल की लाइन को ही शुरू में लिखा हुआ है, ए बर्ड केम डाउन दी वॉक, एक परिंदा रास्ते पर आया। वॉक रास्ता होता है, ज़रा आप साथ में देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। He did not know I saw, उसे पता नहीं चला कि मैंने उसे देखा। किसको पता नहीं चला? परिंदे को। He bit an angleworm in halves, एंगलवर्म केंचुए को कहते हैं। उसने केंचुए को काट कर 2 हिस्से कर दिया। And ate the fellow raw, और उसको कच्चा खा लिया। And then he drank a dew, और उसके बाद एंगलवर्म को खाने के बाद उसने ए ड्यू ऐसी चीज़ है जिसके साथ ए नहीं लिख सकते, लेकिन पोइट्री में हर चीज़ होती है। तो उसने शबनम का एक कतरा पिया, फ्रॉम ए कन्वीनियंट ग्रास। कन्वीनियंट का मतलब आसान है, आसान घास। ये कौन सी घास होती है? ऐसी घास जो पास ही थी, जहाँ पे से पानी पीना आसान था। तो घास से आसानी से पानी पी लिया उसने, शबनम का एक कतरा पी लिया। एंड देन हॉप्ड साइडवाइज टू द वॉल, और फिर फुदक कर दीवार की तरफ हो गया। साइड वाइज, एक साइड यानी आगे पीछे को नहीं फुदक रहा था, बल्कि साइड पे हो गया। और फुदक के साइड पे होने का मकसद क्या था? टू लेट ए बीटल पास, कि एक बीटल कीड़ा जो है वो पास से गुजर रहा था, उसको गुजरने दिया। एंगलवर्म को खा लिया लेकिन बीटल को गुजरने दिया। तो पैराफ्रेजिंग में भी ये लिखा हुआ है, बर्ड केम डाउन द पाथ, ही डिड नॉट नो आई वाज वाचिंग हिम, he bit an angleworm in two, he ate it raw, then he drank a drop of dew from a nearby blade of grass, then he hopped sideways toward the wall so that a beetle could pass. और ये प्रोज जो है इसका उस तरह से राइम स्कीम वगैरह नहीं होती। प्रोज जो है वो सीधा सीधा लिखना होता है। हम इन सेंटेंसेस को जब लिखेंगे तो एक दूसरे के आगे लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मल कोई चीज़ लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लाइन अलग अलग इसलिए की है कि यहाँ पे लाइन के सामने लाइन आ जाए, कि आपको पता चल जाए कि किस लाइन को क्या लिखा हुआ। वरना पैराफ्रेजिंग इस तरह से लिखी जाएगी, ये बर्ड केम डाउन द वॉल द पाथ्स,
he did not know I was watching him، یہ یہاں پہ آنا تھا اس کے آگے، اور پھر اس کے واچنگ ہم کے آگے پھر یہ والی لائن، یعنی سب کو کنٹینیو ایک ہی پیرا کی صورت میں لکھنا تھا. یہاں پہ پیرا ختم ہو جاتا پھر دوسرا پیرا الگ سے شروع کر لیتے. یہ اس طرح سے ہوگا، یہ جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس طرح سے نہیں ہے، یہ صرف سمجھنے میں آسانی کے لیے اس طرح سے لکھا ہوا ہے. تھرڈ اسٹینزا ہے he glanced with rapid eyes that hurried all around, they looked like frightened beads I thought, he stirred his velvet hat. یہاں پہ اراؤنڈ اور ہیڈ میں صرف ڈی کی آواز مل رہی ہے، لیکن ساری پوئم کے ساتھ اس کو میچنگ رکھنے کے لیے ہم اس کو اے بی سی ڈی ہی لکھیں گے، اس کو اے بی سی ڈی نہیں کر دیں گے. تو اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اس نے تیز آنکھوں سے، ریپڈ آئیز، تیز آنکھوں سے دیکھا، تیزی سے ادھر ادھر دیکھا. دیٹ ہریڈ آل اراؤنڈ، جو اس کی آئیز تھی جنہوں نے جلدی سے ادھر ادھر ہر طرف دیکھا. They looked like frightened beads I thought، میرے خیال میں وہ آنکھیں اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے کہ وہ خوف زدہ موتی ہوں، اس کی آنکھیں موتیوں جیسی تھیں، تو وہ لگ رہا تھا کہ وہ پرندہ جو ہے سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے. He stirred his velvet head، اس نے اپنا مخملی سر ہلایا. پرندے سر ہلاتے ہیں تیزی سے، تو پرندے کے سر کو ویلوٹ ہیڈ، نرم مخملی سر جو تھا اس کو ہلایا. Like one in danger cautious، جیسے کوئی خطرے میں ہو اور خبردار ہو. I offered him a crumb، میں نے اسے ایک روٹی کا ٹکڑا آفر کیا، پیش کیا. جیسے لوگ مرغیوں کبوتروں وغیرہ کے سامنے روٹی پھینکتے ہیں یا دانے وغیرہ پھینکتے ہیں، اس طرح سے پوئٹریس جو تھی اس نے کرم، ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے آگے پھینکا. وہ پرندہ تھا، وہ ڈر کے اڑ گیا. آگے یہی لکھا ہوا ہے. اینڈ ہی unrolled his feathers، اور اس نے اپنے پر کھولے. فیدرز جو ہیں وہ جسم کے پروں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ پوئٹس نے یہی لفظ لکھا ہے تو پر ہی ہیں، ونگز نہیں ہیں. اگر ہم بایولوجی میں چلے جائیں تو فیدرز اور ونگز میں فرق ہوتا ہے، لیکن لٹریچر ہے یہاں پہ ہر چیز ایک جیسی چلتی ہے. اینڈ ہی unrolled his feathers، اس نے اپنے پر پھیلائے، کھولے. اینڈ rowed him softer home، اور کشتی چلا کر آرام سے گھر چلا گیا. اب رو کشتی چلانا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ فگریٹو ہے، اصل میں وہ کو کشتی نہیں چلا رہا. پرندے کا ہوا میں اڑنا اس طرح سے ہے جیسے پانی میں کشتی چل رہی ہے، اتنی آسانی سے، سافٹر. تو وہ آرام سے اڑ کے اپنے گھر چلا گیا، اس کا یہ مطلب ہوگا. تو یہ بھی اس کا میں بتا چکا ہوں. کوشس، کرم، فیدرز، ہوم. کرم بی سائلنٹ ہے اور ہوم ایم ہے، آخر پہ ایم کی آواز ہے، بی پی، اے بی سی بی. اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے یہاں پہ ٹی ڈی کے ساتھ ہم نے اس کو اے بی سی بی کہا تھا، اسی طرح سے یہ بھی ہے. تو پیرافریزنگ میں ہے ہی glanced about with quick eyes، اس نے تیز آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا. they darted all around him، اور وہ ساری آنکھیں اس کے ارد گرد جا رہی تھیں. to me they looked like frightened beads، مجھے وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے موتی لگ رہے تھے. he moved his velvet head، اور اس نے اپنے مخملی سر کو ہلایا. وہی باتیں جو یہاں پہ لکھی ہیں. as if he felt in danger، ایسے جیسے وہ خوف محسوس کر رہا ہو. he was cautious، وہ خبردار تھا. I offered him a small crumb، میں نے اسے ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا پیش کیا. he spread out his feathers، اس نے اپنے پر پھیلائے. and rolled himself gently home، اور آرام سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا. پیرافریزنگ میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم لفظوں کو اپنی سینس کے مطابق بدل نہیں دیں گے. آپ یہاں پہ اس کو فلیو نہیں لکھیں گے، فیدرز کو ونگز نہیں لکھیں گے. جو لفظ نظم کے اندر ہیں وہی استعمال کیے جائیں گے پیرافریزنگ میں. اور اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں اس کو مزید تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ فیدرز اس نے ونگز کو کہا ہے، اور روئنگ جو ہے وہ فگریٹو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اڑ کے گیا تھا. تو یہ چیزیں ایکسپلین ضرور کی جا سکتی ہیں، لیکن جب ایکسپلینیشن ہوگی.
पैराफ्रेजिंग के अंदर वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना बेहतर होता है जो पोएट ने किए हुए हैं। 5वां और आखिरी स्टैंज़ा है, Then oars divide the ocean, two silver for a seam, or butterflies of banks of noon leap flashless as they swim. Seam or swim? B. A, B, C, B. तो इससे पीछे जो लाइन थी उसमें सॉफ्टर लफ्ज़ लिखा हुआ था, मोर सॉफ्टर, उसके बाद दैन आता है, ER वाली डिग्री के बाद दैन आता है, तो दैन इधर आ गया अगली लाइन में। तो सॉफ्टर दैन ओवर्स डिवाइड द ओशन, कि वो इतनी नरमी से उड़ के गया जितनी नरमी से जो चप्पू हैं वो समुंदर को डिवाइड करते हैं, चीरते हैं, समुंदर में चलते हैं। इतनी आराम से, इतनी नरमी से बोला, जितनी नरमी से ओवर्स जो हैं वो पानी के अंदर चलते हैं, जो चप्पू हैं कश्ती के वो पानी के अंदर चलते हैं। टू सिल्वर फॉर ए सीम, तो इतना ज़्यादा सिल्वर यानी स्मूथ, चमकीला, कि उसके ऊपर कोई सीम नज़र नहीं आती। कोई सीम जो है वो सिलाई को कहते हैं, जो लाइन धागे की लगी होती है कपड़ों के ऊपर, जब उन्हें सिलाई किया जाता है तो उसे सीम कहा जाता है। तो टू सिल्वर फॉर ए सीम, कि इतना ज़्यादा वो चमकीला था, सिल्वर कलर का था, चांदी जैसा था, कि उसके ऊपर कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही। ये ओशन के अंदर चप्पुओं का चलना है, कि वो चलते हैं, पानी डिवाइड होता है लेकिन कोई सिलाई का निशान बाकी नहीं बचता। और बटरफ्लाइज या फिर तितलियाँ, ऑफ बैंक्स ऑफ नून, जो दोपहर के वक्त निकलती हैं, लीप फ्लैशलेस एज दे स्विम, और छलांगें लगाती हैं। स्प्लैश लफ्ज़ को फ्लैशलेस लिखा है, फ्लैशलेस, एस जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। पोइट्री में इस तरह से किया जाता है, लाइनों की मीटर को, यानी जिसे हम उर्दू में बहर कहते हैं, लाइनों की लंबाई, उसको बराबर करने के लिए एस का लफ्ज़ यहाँ से लेटर जो है गायब कर दिया है। फ्लैशलेस, स्प्लैशलेस पूरा लफ्ज़ है लेकिन उसको फ्लैशलेस लिख दिया। ऐसे गायब करने से इसकी एक साउंड कम हो गई है, तो जिससे ये दूसरी लाइनों के साथ राइमिंग हो जाएगा। और छलांग लगाती हैं और स्प्लैश पैदा नहीं होते जब वो तैरती हैं। तो बटरफ्लाइज को मछलियों की तरह से बना दिया है। और बैंक्स ऑफ नून, नून दोपहर है और उसके किनारे, जैसे मछलियाँ जो हैं वो समंदर के किनारों पर तैरती हैं, छलांगें लगाती हैं और स्प्लैश पैदा नहीं होते। मछली के छलांग लगाने से पानी में स्प्लैश पैदा नहीं होते। इस तरह से बटरफ्लाइज को उसने कहा है कि बटरफ्लाइज जो दोपहर के किनारों पर होती हैं, छलांगें लगाती हैं और स्प्लैश नहीं पैदा होता जब वो स्विम करती हैं, तैरती हैं। तो इसकी पैराफ्रेजिंग कुछ इस तरह से की गई है, मोर सॉफ्टली देन ओवर्स विच कट थ्रू द ओशन, ज़्यादा नरमी के साथ, उन चप्पुओं से भी ज़्यादा नरमी के साथ जो समुंदर को काटते हैं, समुंदर के पानी के अंदर चलते हैं। सो स्मूथ एंड सिल्वर, इतना हमवार और चमकीला, दैट नो सीम कैन बी सीन, कि कोई निशान नज़र नहीं आता, कोई सिलाई का निशान नज़र नहीं आता। और लाइक बटरफ्लाइज, या जैसे तितलियाँ हों, राइजिंग फ्रॉम द सनी बैंक्स ऑफ मिड डे, जो मिड डे दोपहर के चमकीले किनारों से उड़ती हैं। दे लीप विदाउट ए स्प्लैश, वो छलांगे लगाती हैं और कोई स्प्लैश पैदा नहीं होता, कोई छींटे नहीं होते। एज इफ दे वर स्विमिंग, और ऐसे लगता है जैसे वो तैर रही हो।